अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आंसू को दिखाऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। कहते हैं कि दिल की बात जब जुबान से बयां नहीं होती तो कई बार अश्कों की सूरत में आंखों से टपक जाती है। जी हां, इन्हीं अंदाज में यानी नरोत्तम मिश्रा के आंसुओं के साथ बीजेपी के दतिया में चुनावी अभियान का आगाज हुआ है। नरोत्तम मिश्रा दरअसल बीजेपी प्रत्याशी का आज नामांकन दाखिल होना था। सभी मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, तमाम नेता पहुंचे हुए थे और जब नरोत्तम मिश्रा मंच से संबोधित कर रहे थे, आशुतोष तिवारी के पक्ष में वोट देने की अपील करते करते इतने भावुक हो गए कि रो पड़े। आखिर आंखों से अश्क गिरे भी तो क्यों न गिरे, क्योंकि जब टिकट कटा तो भीतर ही भीतर कुंठा रह गई। खुद तो कोप भवन में चले गए, लेकिन बाहर समर्थक हंगामा करते रहे। 24 घंटे कोप भवन में रहने के बाद जब बाहर आए तो मीडिया से मिले, भोपाल पहुंचे तो मीडिया से मिले, दिल्ली पहुंचे मीडिया से मिले और ये कहते रहे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई बुरा नहीं लगा। ये पूछने वाला भी जानता था, बताने वाला भी जानता था कि ये झूठ बोल रहे हैं। अंदर की पीड़ा, अंदर की कसक सरे मंच, भरे मंच अश्कों की सूरत में बाहर आ गई। बड़ा सवाल अब इस बात का है कि नरोत्तम मिश्रा अगर आंसू के साथ बीजेपी के चुनाव अभियान, आशुतोष तिवारी दतिया उपचुनाव का आगाज हुआ है तो अंजाम क्या होगा? क्या ये आंसू अंगारे नहीं बन जाएंगे? हमारी डेमोक्रेसी का एक पहलू यह है कि मुमकिन हो कि कोई शख्स जीत ना सके, लेकिन जब हरवाने की बारी आती है तो छोटा शख्स भी बड़े मायने रखता है। इसे में ये तो नरोत्तम मिश्रा है और नरोत्तम मिश्रा के आंसू क्या वो सैलाब बन जाएंगे जिसके जरिए बीजेपी की कश्ती पार हो जाएगी या बीजेपी की कश्ती डूब जाएगी? आगे बढ़े, इसी बात को लेकर हम आज बहुत गहन चर्चा करेंगे। हमारे साथ में शैलेंद्र चौहान जी, हमेशा की तरह, जिनको आप देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं, जिनके विश्लेषण को, क्योंकि हम पर्दे के पीछे की कहानी लेकर आते हैं। आंसू गिरे सब ने देखा, लेकिन इसके पीछे के दर्द और वो दर्द से उठने वाले गुबार को कि क्या मायने होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बार वो भाषण सुन लीजिए, उसके बाद उस घटनाक्रम को हम बता देंगे। थोड़ा वो सुन लीजिए कि क्या कहते 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 नरोत्तम मिश्रा अपने आप को रोक न पाए। अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आंसू को दिखाऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। बोले भारत माता की, भारत माता की। हमारे हमने अगले वक्ता के रूप में और इसी के साथ नरोत्तम मिश्रा जब पहुंचे, मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, रो न पाए। फिर उसके बाद कुछ देर उन्होंने पानी पिया, अपने आप को संभाला। लेकिन सवाल यहां पर इस बात का है कि जो भावनाओं का ज्वार पूरे दतिया में उमड़ पड़ा था, जैसे खबर पहुंची थी जंगल की आग की तरह कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया है, उन्हें समझाने में लगे, मनाने में लगे अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को। लेकिन क्या उन्हें ये आंसू नहीं दिखे होंगे? इन आंसुओं के मायने क्या होंगे इस चुनाव के लिहाज से? इन आंसुओं के मायने क्या होंगे उन्हीं के साथ जो सीनियर लीडर हैं, अगर वो भी देख रहे होंगे तो उनके लिहाज से इन आंसुओं के मायने क्या होंगे? आप देख लीजिए, जहां बैठे उसके ठीक पीछे इमरती देवी भी बैठी है। परंपरागत प्रतिद्वंदिता है दोनों के बीच में, लेकिन इमरती देवी का चेहरा भी किस कदर से बदल गया रोते हुए नरोत्तम मिश्रा को देखकर। इससे भी अंदाजा लगा लीजिए कि जहां पर असर किसी विरोधी के ऊपर हो जाए तो उनके अपनों के ऊपर इसका क्या असर होगा। बहरहाल घटनाक्रम आपको बता दूं, उसके बाद सीधे रुख करेंगे भोपाल का। शैलेंद्र चौहान मेरे सहयोगी मेरे साथ में होंगे। उससे पहले दर्शकों को बता दें कि आज जिस तरीके के साथ दोनों दलों ने अपने नामांकन दाखिल किए, सबसे पहले कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह पहुंचे नामांकन दाखिल करने। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, तमाम कांग्रेस के नेता पहुंचे थे। वैसे भी कांग्रेस उत्साहित है, जो कुछ बीजेपी में आंतरिक घमासान हुआ उसको लेकर। घनश्याम सिंह पहले भी 2 बार विधायक रह चुके हैं, उनसे दतिया को लेकर उनका संपर्क ज्यादा है, राज परिवार से है, लिहाजा एक अलग तरह की इज्जत भी राज परिवारों को जो दी जाती है उसको भी वो साथ में कैरी करते हैं। उसके बाद पहुंचे, दरअसल नरोत्तम मिश्रा दिल्ली थे, दिल्ली से भोपाल पहुंचे, भोपाल से मुख्यमंत्री अपने साथ उन्हें लेकर
बड़े लाउजामे के साथ, जिसमें प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, जगदीश देवड़ा, खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव और साथ में नरोत्तम मिश्रा सभी पहुंचे, नामांकन दाखिल किया, उसके बाद रैली को संबोधित किया। रैली में सभी ने, मुख्यमंत्री ने भी जिताने की अपील की, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी की, तमाम लोग रैली में पहुंचे थे, सभी ने अपील की। वो सारी अपील एक तरफ, नरोत्तम के आंसू एक तरफ। तो सवाल यह है कि क्या आंसू ये अंगारे बन जाएंगे? बड़ा सवाल यह है कि अगर इस ऐसे चुनाव का आगाज इन आंसुओं के साथ हुआ है, तो फिर ऐसे में बीजेपी की जो चुनाव जीतने की राह है वो कितनी मुश्किल हो जाती है। शैलेंद्र चौहान मेरे सहयोगी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र चौहान जी हमारे साथ में भोपाल से इस वक्त जुड़े हैं। सीधे रुख करेंगे शैलेंद्र जी का। शैलेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल। पिछला विश्लेषण आपने, हमने जो कहा कि आखिर क्या, क्यों और कैसे टिकट कटा, वो बहुत वायरल हुआ है, बहुत देखा है लोगों ने। अब सवाल यह है कि आज तो मुझे, जहां तक आपकी और मेरी बात हुई थी, आज तो हम एक अलग ही विषय के ऊपर बात करने वाले थे। हम ये, हो सकता है कि ये बात हम कल करें कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव का सिक्का किस तरीके से जम गया है मध्य प्रदेश के सियासत में। लेकिन ये बात करते, इस बात पर आते, इस बात का विश्लेषण करते, इस बात को साबित करते या इस बात को नकारते, उससे पहले आज इस पूरे दिन के घटनाक्रम में जो कुछ हुआ, उसमें सबसे भारी पड़ गए होंगे बीजेपी को भी और सभी को नरोत्तम मिश्रा के आंसू। जिस तरीके के साथ आशुतोष तिवारी के साथ में खड़े करके वो भाषण देते देते अपनी भावनाओं पर काबू न पकड़ पाए। मैंने शुरुआत में एक बात कही, जब ये वीडियो शुरू हो रहा है तो इसमें बात कही कि जब दिल की बात जुबान से बयान नहीं हो पाती है तो कई बार वो अश्कों की सूरत में आंखों से टपक जाती है। तो क्या ये आंसू अंगारे बन जाएंगे? वसीम बरेलवी का एक बड़ा ही प्यारा शेर है कि वैसे तो एक आंसू ही मुझे बहा ले जाए, ऐसे तो मुझे एक आंसू ही बहा ले जाए, लेकिन मुझे तूफान भी कोई हिला नहीं सकता, इस तरह का एक शेर है। तो वसीम बरेलवी का वो शेर कहीं ना कहीं अभी बड़ा मौजू हो रहा है। अगर आंसू की बात होती है, नरोत्तम मिश्रा के आंसू को लेकर जो बात आ रही है, कहीं ना कहीं ये आंसू अंगारे बनेंगे या ये सैलाब फटेगा, ये सब 15-16 दिन का चुनाव है, उपचुनाव काफी नजदीक है। पर इन आंसुओं ने एक बड़ी विचित्र बात यह है कि नामांकन के दौरान और उसके बाद जब मंच पर नरोत्तम मिश्रा जाते हैं तो जो वो पहला भाषण देना शुरू करते हैं तो बड़ी हिम्मत के साथ वो मंच पर दिखाई दिए। पहले कई अटकलें थी कि क्या होगा, नरोत्तम मिश्रा जाएंगे कि नहीं, साथ दिखेंगे कि नहीं, आगे क्या होगा, किस तरह की स्थिति बनेगी, ये सब चलता रहा। लेकिन क्योंकि जिस तरह समर्थकों का गुस्सा फटा था, इतनी बड़ी संख्या में समर्थक मैदान में उतर गए थे, पूरी रात चक्का जाम रहा, सारी स्थितियां, ऐसा लग रहा था कि ये विद्रोह बड़ा दिनों बाद बीजेपी में देखने को मिला। तो समीकरण कुछ समझ नहीं आ रहे थे कि ये क्या हो गया, इतनी अनुशासित पार्टी में क्या हो रहा है। उसके बाद एक दिन बाद नरोत्तम मिश्रा खुद सामने आए, उन्होंने समर्थकों से अपील की कि कोई भी जो भी विरोध है वो नहीं करेगा, पार्टी के साथ रहेंगे, मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, पार्टी फोरम पर बात रखेंगे। इस सारी बातों को लेकर बाकी चीजें आगे बढ़ती रही। अब बात करें आज आंसू की, तो निश्चित ही आज के जो आंसू है वो बड़े ही चौंकाने वाले हैं। मंच पे नरोत्तम मिश्रा जाते हैं, अपना भाषण दमदारी से देते रहते हैं, लेकिन अचानक से मुझे ऐसा लगा कि उनकी जो भाव भंगिमा थी, जब वो इतनी बड़ी जनता उनके सामने थी, जो कार्यकर्ता थे, तो उनका जो दिल का जो दर्द था वो आज सामने आ गया और वो भावुक होकर आंसू ही उनके आगे, मतलब रोते हुए हमने पूरे जीवन में नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक कैरियर में पहली बार उनको रोते हुए देखा है। और वो भी इतना फूट कर रोते हुए जब पार्टी के सारे बड़े नेता वहां मौजूद हो, जब टिकट के सबसे तगड़े दावेदार होने के बावजूद उनका टिकट कटा हो, वो 3 दिन से अपनी सारी जितने भी नाराजगी थी, जितनी भी गुस्सा था, वो सब दबाए हुए बैठे थे। और पार्टी के इतने पुराने कार्यकर्ता होने के नाते वो पार्टी के साथ खड़े नजर आए, कार्यकर्ताओं से अपील नजर करता है, लेकिन आखिर में जो टीस थी, जो दिल में दर्द था, वो आज उनका आंखों में आंसू के रूप में सामने आया। और वो आंसू निश्चित ही मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए एक बड़ी और टेंशन बढ़ गई है कि आंसू अंगारे न बन जाए। अगर आंसू अंगारे बन गए और जनता के भी जो दतिया उन्हें
लगातार 3 चुनाव जिताया, लगातार चुनाव में नरोत्तम मिश्रा पिछला चुनाव हारे थे, लेकिन उसके पहले 15 साल वो यहाँ से विधायक रहे। तो निश्चित ही जनता से नरोत्तम मिश्रा कनेक्ट था। अब वो गलती भी मान चुके थे कुछ दिन पहले कि गलती हुई है और मैं माफी मांगता हूँ, जनता सिरोधार है, मुझसे कुछ बच्चे से बेटे से आपके गलती हुई है तो उसे माफ कर दो। ये सब बात के बाद टिकट कटना और आज जिस तरीके से उन्होंने आंसू बहाए, जिस तरीके से वो फूट कर रोए हैं, ये आंसू मुझे लगता है कि बड़े ही चुनौती वाले होंगे। इसको जनता के बीच अगर ये अंडर करंट कुछ ऐसा चला गया कि ये कितने सीनियर नेता के साथ गलत हुआ है और बीजेपी ने अपमान किया है, तो बीजेपी के लिए चुनाव एक बड़ा टफ हो जाएगा। जी बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। इसके दो पहलू अगर हम देखें शैलेंद्र जी, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पिछले 15 साल जो वो जीते रहे और मंत्री, वो पिछले 15 साल उनके जो मंत्री पद के जिसमें वो विधायक वहां से रहे, और अभी हार के 2.5 साल अगर हम मान लें, 17.5 सालों से दतिया में बीजेपी के पर्याय नरोत्तम मिश्रा है। वहां जितने कार्यकर्ता हैं उनको जो भी काम है वो नरोत्तम मिश्रा से संपर्क करेंगे। जो कुछ है नरोत्तम मिश्रा है भारतीय जनता पार्टी के तौर पर। दूसरा आशुतोष तिवारी, वैसे तो नरोत्तम मिश्रा भी स्वयं डबरा से आते हैं, लेकिन चूंकि 17.5 साल से वो वहां की बीजेपी को लीड वही कर रहे हैं। अभी हमने देखा था कि जितने इस्तीफे हुए थे जिला अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक धड़ाधड़ इस्तीफे हुए थे, तो वो जुड़े हुए उनसे थे। दूसरा आशुतोष तिवारी संगठन के व्यक्ति जरूर रहे, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के नहीं रहे, और वो भी प्रॉपर दतिया से नहीं, वो भांडेर से आते हैं। अब यहां पे एक बड़ा सवाल ये है कि वो नरोत्तम मिश्रा ने पहले ही एक बड़े गुस्से को अगर ये कहकर काबू में करा हो कि चलिए समझाया हो कि पार्टी का जो फैसला है वो शिरोधार्य करना चाहिए, आप लोग शांत करें। हमने भोपाल से एक वीडियो भी उन्होंने वायरल हुआ था, जिसमें फोन पर वो किसी अपने समर्थक को समझा रहे थे कि कुछ नहीं करना है, मैं आऊंगा बात करूंगा, कुछ नहीं करना है। वो सारी बातें एक तरफ, लेकिन अपने उस नेता को यूं रोते देखकर इतना तो मान लीजिए कि क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि आखिरकार आपको जो अपना बूथ लेवल तक का, पन्ना प्रमुख तक का लेवल तक का जो आपका नेटवर्क है, वो तो नरोत्तम मिश्रा का खड़ा किया हुआ है। वो कैसे चल जाएगा? उसके वो इंसान है, उन्होंने अपने नेता के तौर पे नरोत्तम मिश्रा को देखा है, और नरोत्तम मिश्रा इस मंच से रो दिए हैं, और सभी को पता है कि आंसू किस बात के हैं। देखिए बिल्कुल नरोत्तम मिश्रा के आंसू क्या असर दिखाएंगे तो जिस दिन चुनाव परिणाम आएगा तब पता चलेगा। बीजेपी ने इतना बड़ा रिस्क लिया अगर, तो ये है कि बीजेपी ये मानती आई है हमेशा कि उनका जो कार्यकर्ता है वो हमेशा कितना भी नाराज है, लेकिन आखिरी में वो बीजेपी के उम्मीदवार के साथ ही खड़ा हो जाता है, उसका साथ देता है और वो पार्टी के पक्ष में ही काम करता है, और ये हमेशा से देखते आए हैं हम। लेकिन अब हमें इस विषय पर इसलिए बात करना पड़ रही है कि एक तरफ नरोत्तम मिश्रा के साथ जो हुआ है, जिस तरीके से टिकट काटने की जो पूरी प्रक्रिया हुई, जिस तरीके से उन्हें भरोसे में नहीं रखा गया, जिस तरीके से सारा टिकट का ऐलान हुआ, जिस तरीके से किसी अचानक पैराशूट लैंडिंग करके आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया, तो इतने सारे चैलेंज इस सीट पर। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि वर्ष 2023 के बाद जो उपचुनाव हुआ था श्योपुर वाला, जो डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव ही सीएम थे, उन्हीं के सामने एक चुनाव हुआ श्योपुर वाला, जब कांग्रेस से आए रामनिवास रावत वहां पर बीजेपी में लड़े, और ये वही ग्वालियर चंबल क्षेत्र है, आपको इस पे भी ध्यान देना। बिल्कुल। और वहां रामनिवास रावत हार गए, जो कांग्रेस से जीते थे, बीजेपी में आए और बीजेपी से सीट से फिर कांग्रेस के उम्मीदवार वहां जीता है, जबकि सरकार भी बीजेपी की थी, सत्ता संगठन मजबूत था, सारी ताकत लगा दी गई थी कि कुछ भी हो। यहाँ पे लग रहा था कि रामनिवास रावत को मंत्री तक बना दिए गए थे, मतलब वहां तो मंत्री बना दिए, यहाँ तो ना मंत्री की बात थी ना भी ना। तो बड़ा टिपिकल मामला है कि वो सीट जब बीजेपी हार गई सरकार के रूप में, तो अभी की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। और अभी की इस परिस्थितियों के बीच जनता की 2023 में नाराजगी थी कि नरोत्तम मिश्रा हार गए, लेकिन उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने एक बात ये रखी कि सक्रियता बनाए रखी, चुनाव में लगातार सक्रिय रहे, चुनाव के बाद के अगर देखा जाए सीट पर सक्रिय रहे, और बार बार जहां जहां गलती उन दरवाजों पे गए, उन्हें लगा कि कुछ मुझसे सीनियर नाराज है, उनको मनाया, तो वो लगातार तैयारी कर रहे थे कि कैसे भी मुझे वापसी करना है। और ये अचानक संयोग हुआ
कि राजेंद्र भारती को सजा होती है और दावेदारी एक बार फिर से हो जाती है और टिकट को लेकर माहौल बन जाता है और उपचुनाव की तारीख घोषित हो जाती है। तो सारे समीकरण को देखकर लोग ये तक कह रहे थे कि ये सब नरोत्तम मिश्रा की सेटिंग है और कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा के फेवर में भी काम हो रहे हैं। और उस सारी चीज के बाद अचानक से टिकट की जब बात आती है, आप नरोत्तम मिश्रा की फेसबुक प्रोफाइल, सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगाल कर देख लीजिए। 4 महीने से विभिन्न जातियों के सम्मेलन हो रहे हैं या आयोजित करवाए जा रहे हैं और उसमें भी बड़ा पैसा खर्च होता है, वो सब नरोत्तम मिश्रा कर रहे हैं। बिल्कुल। और नरोत्तम मिश्रा जब ये सब कर रहे हैं तो एक आप ही के भाई, किसी व्यक्ति को नेता किसने बनाया? पार्टी नहीं बनाया ना। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री बने थे तो किसी की कनपटी पे पिस्तौल रख के तो बने नहीं थे। पार्टी ने उन्हें तवज्जो दी, पार्टी ने योग्य समझा। कभी एक तो संकट मोचन, ट्रबल शूटर, दुनिया भर की सारी उपमाओं से उन्हें नवाजा गया, उन्हें भारी भरकम मंत्रालय दिए गए। और उसके बाद में अगर एक चुनाव हार गए, उनकी क्या गलती है कि एक चुनाव हार गए? उनका कोई स्टिंग ऑपरेशन हो गया कि कोई करप्शन का बड़ा इशू सामने आ गया? क्या हो गया सर? अरे एक चुनाव हार गए ना, तो चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी भी आ रहे हैं। बीजेपी के कौन से दिग्गज नेता चुनाव नहीं आ रहे हैं? अब सवाल यहां पर यह उठता है कि मुझे बड़े आश्चर्य की बात यह, अजय विष्णु चुनाव हारे तो उनको दोबारा टिकट दिया ना। बीसीओ, नरोत्तम मिश्रा के कद के बीसीओ ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं कि वो चुनाव हारे, उसके बाद फिर से उनको पार्टी ने टिकट दिया और फिर से उसके बाद में खड़े हुए। अब सवाल यहां पे उठता है कि इतनी बेइज्जती क्यों की गई? क्या अमित शाह के खास से इस वास्ते इनकी बेइज्जती की गई? हाँ देखिए, एक बड़ा पॉइंट है क्योंकि जब नरोत्तम मिश्रा चुनाव में हारे थे तब सबसे ज्यादा ये बात चली थी कि राजेंद्र भारती की जीत से ज्यादा नरोत्तम मिश्रा की हार के चर्चे थे। अब वापस वो स्थिति बन गई कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलने से ज्यादा टिकट कटने के चर्चे हैं। आज तीसरा दिन है लगातार, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने की चर्चा नहीं है। कोई सोशल मीडिया नहीं है, कोई चैनल नहीं है। तो आप ये समझिए कि नरोत्तम मिश्रा की जो राजनीतिक कद है अभी, या नंबर 2 वाली बात थी, तो ये भी मैसेज था कि अमित शाह के सबसे खास है। इसीलिए जो आपने भी बात की अमित शाह वाली, कि अमित शाह के लोगों को निपटाया तो नहीं जा रहा है, ये चर्चा अब यहाँ से लेके दिल्ली तक सारी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे चलने लगी है। बकायदा कई बड़े नेता बोल रहे हैं, बकायदा कई राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं कि पिछले कुछ समय से अमित शाह के जितने भी नजदीकी नेता हैं वो सब हाशिए पर हैं और उनके साथ पार्टी ऐसा सुलूक कर रही है कि वो अपना पार्टी में जो राजनीतिक रसूख या प्रतिनिधित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार हो क्या रहा है। तो नरोत्तम मिश्रा सबसे ताजा बलि चढ़े इस पूरे घटनाक्रम की। और इसके अलावा और भी कई उदाहरण हैं। पिछले कुछ दिनों से देखे तो हम कैलाश विवर्गीय, जो अमित शाह के बड़े खास माने जाते हैं, उनको हमने इतना परेशान देखा है, वो लगातार परेशान दिख रहे हैं, चिट्ठियां लिखना पड़ती है उनको अपनी बात रखने के लिए। तो जो अमित शाह के नजदीकी नेता है वो बड़ा परेशान है अभी इस समय। और आपने जो बात कही, ये टिकट कटना, क्योंकि उपचुनाव में टिकट देने के लिए कोई सर्वे होता नहीं है, कोई ऐसी वजह थी नहीं। और उसके बाद बड़े नेता को आप इतनी लगातार दावेदारी आप सक्रिय रख रहे हो, भरोसा दिला रहे हो कि इनको चुनाव लड़ना है। पार्टी ने कोई पहले से निर्देश दे देती 15 दिन पहले कि भैया आपको चुनाव नहीं लड़ाएंगे, आप अभी शांति रखो, पार्टी फैसला लेगी, उसके बाद होगा जो भी। तो मुझे नहीं लगता कि नरोत्तम मिश्रा फिर पब्लिक के बीच माफी मांगते नजर आते। मुझे नहीं लगता कि फिर वो दावेदारी जताते, इतने सारे सम्मेलन समाजों के कराते। मतलब उन्हें कहीं ना कहीं एक भरोसा था कि मुझे टिकट मिल रहा है और मुझे चुनाव लड़ना है। और दूसरा सबसे बड़ा भरोसा था कि मेरे पीछे अमित शाह है। लेकिन ये दोनों भरोसे टूट गए। पार्टी ने उन्हें इतना बड़ा चौंकाया और इसी कारण है कि वो दर्द को इतना समेटे हुए थे, अंदर भरे हुए थे धीरे धीरे, और वो आज पब्लिक के बीच उनकी आंखों से आंसू आके वो दर्द बाहर आ ही गया। और ये बड़ी चुनौती होगा। बड़ी चुनौती इसलिए होगा क्योंकि जिस जगह से है उसी जगह उनका डायरेक्ट करेक्ट रहा इतने सालों तक। अब सवाल यहां पर बीजेपी के पास में है। अब बीजेपी अपनी रणनीति किस तरह डिफाइन करेगी? एक मुझे जो कहा गया था, अब ये आधिकारिक है नहीं है मुझे नहीं पता, कि कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां की कमान सौंपी जाएगी। हालांकि आज तो वो दिखे नहीं फॉर्म भरवाने के इसमें।
तो बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमान सौंपी जाएगी, एक विधानसभा को जिताने की कमान एक केंद्रीय मंत्री को सौंपी जाएगी, ऐसा ये वाकई में ऐसा कुछ होगा या फिर देखिए वो भी क्यों लेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी क्यों पड़ेंगे इस चक्कर में? मुझे लगता है 2 दिन से बात बहुत तेजी से चली कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव जो दतिया का चुनाव प्रभारी बना के जिम्मेदारी सौंपी गई। ये सच बता रहा हूँ मैं, बीजेपी में इंटरनल चर्चा हो चुकी है और संगठन इस पर लगभग मन बना चुका था, लेकिन जो मेरे विश्वसनीय सूत्र बताते हैं, जो आपने कहा कि सिंधिया क्यों पछड़े में पड़ेंगे, तो ये बात कहीं ना कहीं से सामने आ रही है कि सिंधिया मना कर चुके हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मैं इस पछड़े में पड़ूं, और जिस तरह की अभी स्थिति है इसमें इधर नरोत्तम मिश्रा तो निपट ही गए, लेकिन अगर सिंधिया चुनाव प्रभारी होते और उसके बाद बीजेपी हार गई तो सिंधिया के लिए मतलब कोई लेना ना देना, वो पता चला कि इनकी जब कहते ना सूखा कपास जुलाव में लट्टम लट्टा, तो वो स्थिति और सिंधिया क्या हो जाएगा कि महाराज जहाँ गए वहां सीट के काम लगा दिए और हरवा दी पार्टी। वो क्यों पड़ेंगे पछड़े में? तो आप कुछ समझिए कि बीजेपी को अभी ये तय करना है कि वहां कौन ऐसा संगठन का मजबूत नेता है जो चुनाव कमान संभाले, चुनाव। अच्छा एक बात, अरे आपने बहुत अच्छी बात की। आप जरा सोचिए, पहले दिन जिनको पहुंचाया था वो ऐसे नेता थे कि वो सीट जितने वोट है उतने सारे वोटों से हार जाए तो भी उनके राजनीतिक करियर को कोई फर्क नहीं पड़े। जैसे जगदीश देवड़ा जैसे नेता, मंदसौर के नेता यार, अभी वहां क्या है उनका जो उनको भेज दिया गया? तो इसी तरह के नेता जा भी रहे। आपने ठीक कहा कि वहां पर ग्वालियर चंबल के बड़े नेताओं को, वीडी शर्मा बड़े नेता है वहां पे, तो कोई भी व्यक्ति वहां क्यों पड़ेगा, उस पचड़े में क्यों पड़ेगा? देखिए अभी जिस तरह का स्थितियां बनी हुई है, अभी बीजेपी को 1-2 दिन और लगेगा सब चीजें समझने में। जो भी वहां नेता को भेजा जाएगा बड़े, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इतनी बड़ी नाराजगी जो है, क्या होता है कि राजनीति में जो दिख रहा है गुस्सा उस दिन सब दिखा। अब सबसे बड़ा राजनीति का जो दूसरा पहलू शुरू होगा चुनाव का, अब शुरू होगा भीतरघात का। और भीतरघात जो शब्द है वो राजनीति में सबसे खतरनाक मैं मानता हूं कि समझ ही नहीं पड़ता है कि कब किसकी जड़ें हिल जाती है। बड़े बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं जब भीतरघात होता है, फिर संगठन भी काम नहीं आता है, फिर सारी रणनीतियां धरी रह जाती है, सारे हवाई प्रचार रखे रह जाते हैं। भीतरघात के उदाहरण भी देखा जाए तो कई बड़े बड़े नेता चुनाव हार चुके। हम तो खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव हार गए थे, कभी सोचा था किसी ने? तो भीतरघात कैसे हुआ जब तो सरकारी कांग्रेस की थी। फिर नरोत्तम मिश्रा उदाहरण है, चुनाव आ रहे हैं, बिल्कुल वो भी भीतरघात। नरोत्तम मिश्रा के मामले में भी जो उनको चुनाव हराने वाले राजेंद्र भारती ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी जीत के विषय अलग है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के हारने के पीछे बीजेपी के भी कुछ बड़े नेताओं की भूमिका है। ये उनको हराने वाले राजेंद्र भारती ने कहा था। बिल्कुल होता ही है। आप जब भी देखेंगे कि चुनाव में 4-5 मंत्री हार जाते हैं, और इस बार तो 163 मतलब इसी बम्पर जीत में कई कद्दावर धराशायी हो गए। तो राजनीति यही है। तो भीतरघात की जो बात कर रहा हूं, अब उसको संभालना कि कैसे कार्यकर्ताओं को फिर से मैदान में लाना, एकजुट करना और इस बात पे मनाना कि भीतरघात ना हो और पार्टी चुनाव जीत जाए। क्योंकि सरकार साथ में, संगठन साथ में, लेकिन आप एक इतने बड़े कद्दावर नेता की नाराजगी और उसके समर्थक जो पिछले 20 साल से जो काम कर रहे हैं लगातार, अब वो सब नेता के साथ है, वो संगठन के साथ नहीं है। क्योंकि देखने में क्या, जिला अध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं, तो जिला अध्यक्ष आज मंच पे दिख रहे हैं, नामांकन में दिख रहे हैं, लेकिन वो कितना मन से है, कितने मन से है, देखना दिलचस्प होगा। और ये बड़ी चुनौती होगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा नेता खुद आगे रहकर आए कि मैं जिम्मेदारी संभालता हूं, मैं सीट जिता कर लाऊंगा। तो सबसे बड़ा टास्क अब सीएम के लिए होगा और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के लिए होगा। सीएम के नेतृत्व में दूसरा उपचुनाव है और हेमंत खंडेलवाल जी का ये पहला चुनाव है। तो निश्चित इन दोनों को कसौटी पे कसा जाएगा और इन दोनों की जिम्मेदारी है कि सीट जिता कर लाना है। अब इनके सामने कितना बड़ा चैलेंज है। सबसे पहले आशुतोष तिवारी बाहरी नेता है,
वो वहां के क्षेत्रीय नेता ही नहीं है दतिया के। तो जनता के मन में ये भाव बनाना कि स्थानीय कार्यकर्ता है, स्थानीय नेता है, आपके बीच ही रहेंगे, नहीं तो अक्सर जनता के बीच एक माहौल बन जाता है, जनता के बीच जो माउथ पब्लिसिटी होती कह रहे तो बाहर ही है, वो गाना भी चलता है कि तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, और पता चला कि परदेश निकल गए, जीते। होता राजनीति में, नेता कभी कभी ऐसा ही करते। तो वो मन बनाना कि नहीं आपके बीच ही रहेंगे, आप ही के नेता है, कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे, ये सेवक रहेंगे, जनता आप ही मालिक रहोगी। तो ये सारी चीजों को बनाना, एडजस्ट करना और उनके बीच ले जाना, मतलब बड़ा बहुत टफ टास्क है, बहुत बड़ी चुनौती है, वो चिंता में डाल दिया है बीजेपी के लिए। आज क्या बहुत ही ज्यादा चिंता वाले होंगे कि अब क्या होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस की जरा बात कर ले। घनश्याम सिंह को कांग्रेस ने उतारा है, राजेंद्र भारती कहीं से भी दावेदारी करते उनके परिवार के लिए नहीं दिखे पूरे इसमें। जहां तक सूत्रों की खबर है कि बीजेपी में जो इतना बड़ा घमासान है उसकी तुलना में कांग्रेस में कोई ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने एक मिलजुल के चुनाव लड़ने की आज भी जिस तरह से फॉर्म भरा, ये जरूरी कि अवधेश नायक उसमें नहीं नजर आए, लेकिन घनश्याम सिंह चूंकि 2 बार एमएलए रह चुके हैं वहां से पूर्व में, और उनका कनेक्ट इसलिए है क्योंकि वो राज परिवार से है। राज परिवार को लेकर अलग तरह की इज्जत होती है। देखिए इसमें आप एक बात समझिए कि कांग्रेस स्ट्रेटेजी की अगर आज बात करें तो मुझे ऐसा लगता है अभी फिलहाल कांग्रेस थोड़ा सा प्लस की तरफ है। अब वो कैसे, आप ये समझिए कि घनश्याम सिंह का टिकट अलग बात है। सबसे पहले तो राजेंद्र भारती का ये बोलना और खुद आगे रहकर आगे आना कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे परिवार से नहीं, जो लड़ेगा मैं उसके साथ हूं और मैं उसके लिए पूरी ताकत के साथ काम करूंगा। तो निश्चित ही कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को समझा दिया था कि आप लड़ोगे, आपके परिवार से कोई लड़ेगा तो ये चुनाव चला जाए, क्योंकि कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं वहां से जी। तो राजेंद्र भारती की जो कमजोरियां हैं, परिवार की जो कमजोरियां, वो चुनाव में और सामने आती। और नरोत्तम मिश्रा जिस तरीके से बिल्कुल जमीनी कार्यकर्ता होकर चुनाव मैदान की तैयारी कर रहे थे, तो वो निश्चित ही राजेंद्र भारती या उनके परिवार से कोई लड़ता तो हार सकता था। तो सबसे पहले राजेंद्र भारती को मनाया और राजेंद्र भारती से पहले बयान दिलाया। ये एक अच्छी रणनीति रही कांग्रेस की और कांग्रेस उससे गेन करती नजर है। आज भी देखें तो कांग्रेस की एकता नजर आई, सारे वरिष्ठ नेता नजर आए नामांकन में। कोई कांग्रेस ने बहुत ऐसा माहौल नहीं बना, कांग्रेस बड़ा स्लो तरीके से चुनाव को लेकर चल रही, प्लानिंग दिख रही है कांग्रेस की। और उसे ये भी पता है कि बीजेपी की जो आंतरिक गुटबाजी है, जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है, ये कांग्रेस को बहुत फायदा देगी। फिर घनश्याम सिंह की बात करें तो घनश्याम सिंह 2 बार विधायक रहे हैं, तो निश्चित ही जब 2 बार कोई विधायक रहता है उस विधानसभा में, फिर उसके बाद गैप हो गया, वो लगातार चुनाव से बाहर थे, मतलब उनको 10 साल गैप भी हो गई, तो उनका गुस्सा था हार का, या उनको पब्लिक ने हराया था। अब वो एंटी इनकम्बेंसी घनश्याम सिंह के चेहरे की नहीं होगी, क्योंकि वो लगातार लंबे समय से चुनाव मैदान से बाहर थे। अब से चुनाव मैदान में आए, वो जनता के बीच वो 10 साल पहले जो अच्छे काम किए या जो भी स्थितियां होगी वो दिखाने की कोशिश करेंगे। फिर जिस परिवार से वो उसको लेकर थोड़ी सी वहां पर एक माहौल पॉजिटिव बनेगा। तो घनश्याम सिंह को बहुत सोच समझकर बीजेपी ने कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है और बीजेपी के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी है। अब सबसे अच्छी बात गुटबाजी नहीं होगी, सबसे अच्छी बात है कि कांग्रेस में राजेंद्र भारती नाराज नहीं है, कोई दूसरा नेता नाराज नहीं आया अभी तक, तो ये सब कांग्रेस को फायदा देगा। बिल्कुल। अब यहाँ पे हम जहां से शुरू किया था कि क्या आंसू अंगारे बन जाएंगे, एक बड़ा फैक्टर हमारी सियासत राजनीति का यह है कि संभव है कि कोई शख्स या उससे जुड़ी भावनाएं उसे चुनाव जिता न सके। जिताने के लिए बहुत कुछ लगता है, लेकिन थोड़ा सा भी वोटों का अगर डिविएशन हो जाता है तो चुनाव हार जाता है कोई व्यक्ति। और एक वोट की हार भी हार होती है, आप समझिए, एक वोट की जीत भी हमारे प्रजातंत्र में जीत है और एक वोट की हार भी हार है। तो अगर वो एक वोट की जीत की स्थिति बनी और उस वोट देने वाले ने आज के आंसू देख लिए तो कयामत आ जाएगी। देखिए बिल्कुल निश्चित ही हमारे यहाँ जो सिस्टम राजनीति में भी हमने देखा है, हम किसी के आंसू नहीं देख सकते हैं। आज भी कहीं ना कहीं जनता के बीच भी इमोशनल एंगल ऐसा होता है
जनता अपने नेता को अगर रोता हुआ देख ले, या जनता इससे नाराज भी, कार्यकर्ता अपने ही नेता को इस तरह उपेक्षित देख ले, इस तरह देखे कि गलत हुआ। और आज की स्थिति में लग रहा है जो पूरा माहौल ये बना है कि अन्याय हुआ है, और जब जब अन्याय की बात आती है तो वो असर करता है, पब्लिक उसको अलग नजरिए से देखती है। तो ये आंसू अंगारे बनेंगे, ऐसा हो सकता है। और अगर अंगारे बने तो बीजेपी के लिए क्योंकि अभी बीजेपी को इन अंगारों को बुझाना, के ऊपर चलना है अंगारों के ऊपर ही चलना है बीजेपी को, अंगारों पर ही चलना है। और बहुत बड़ा टास्क ये है सारी नाराजगी दूर करना, फिर चुनाव मैदान में अपने अच्छे कामों को दिखाना। तो और अब एक बात और महत्वपूर्ण हमारी इसलिए भी हमें करना चाहिए, ग्वालियर चंबल की तासीर को लेकर। ग्वालियर की तासीर बड़ी अलग है, वहां का जो नेचर है जनता का, जनता वहां तेजी से रिएक्ट करती है। 2018 में जब कांग्रेस सरकार बनी थी, शिवराज सिंह चौहान का एक बयान भाई का लाल, बिल्कुल पूरा ग्वालियर चंबल सुलग गया था। जो ग्वालियर चंबल गढ़ होता था बीजेपी का, लगातार पलट गया था। पूरा पलट गया था। जनता बड़ी अलग है। और मुझे बार बार मेरा जो आकलन है, मैं सोच रहा हूं कि ऐसा ना हो कि स्वाभिमान वाली बात इसको ले ले जनता, इन आंसुओं की जो भावनाएं हैं वो जनता के दिल में ना चली जाए, और वो चली गई तो बीजेपी के लिए सीट बचाना, सीट जीतना, सीट बची तो थी नहीं, सीट को वापस से पाना बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र चौहान जी, भोपाल से हमारे साथ जुड़े। लगातार जुड़ते रहेंगे, दर्शक बहुत लिख भी रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं कि आप लोग इस तरह से हमें लगातार इस मसले पर, क्योंकि पर्दे के पीछे कहानी हम लेकर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े। इस पूरे मसले के ऊपर अगर जब बात की जाएगी तो इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये आंसुओं की गिनती भी होगी कि आखिर इतने कद्दावर नेता को मंच से अगर अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति होने की अगर नौबत आई तो वो आंखों से अश्कों की सूरत में यूं छलक पड़ी। आप क्या सोचते हैं कि नरोत्तम मिश्रा के ये आंसू अंगारे बन जाएंगे? और क्या अगर इन हालात के बीच में बीजेपी के लिए चुनाव की चुनौती कितनी मुश्किल हो जाएगी? कमेंट करके हमें जरूर लिखें। लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।